चलिए बच्चों, मैं पवन सर BSR की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूं जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उप माने होता है आपका, देखिए कहने का तात्पर्य आपका उप जो शब्द है वो निकटता दर्शाता है। उप माने पास या समीप, ठीक है। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करने वाला। तो अर्थात हो गया जो पास आकर के एक नया शब्द बनाए, नए शब्द की सृष्टि करे। अथवा कह सकते हैं कि किसी शब्द के समीप आकर के नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है। अब परिभाषा हम देखें तो परिभाषा से तात्पर्य है कि इसकी मूल परिभाषा क्या होगी जो हमें लिखना है। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय, तो उपसर्ग का तात्पर्य होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के ऊपर आकर के या ऊपर जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो शब्दांश किसी शब्द के ऊपर जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। देखिए अब उपसर्ग जो है इसके भी कई भेद हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो उपसर्ग का मतलब हो गया उप प्लस सर्ग। उप माने होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करने वाला। अर्थात कह सकते हैं कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। अब देखिए परिभाषा क्या है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के ऊपर जुड़ करके, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर या ऊपर जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दें या उसका अर्थ बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये याद रखना कि आरंभ में या ऊपर जुड़ करके। उप माने होता है ऊपर या समीप। तो जो शब्दांश किसी शब्द के ऊपर जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे या नवीनता ला दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, परा। परा जो उपसर्ग है इससे शब्द बनेंगे जैसे पराजय, पराक्रम, पराभूत और पराधीन, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरा उदाहरण लेना चाहें, जैसे हम ले लें उप। उप उपसर्ग है एक। तो उप उपसर्ग से जैसे हम बना सकते हैं जैसे उपकार, और क्या बनेगा बेटा, जैसे उपचार, जैसे उपनयन, उपनयन। यानी जो शब्दांश किसी शब्द के, तो नयन शब्द था इसमें उप जुड़ गया, ठीक है। और जैसे इसमें चार था, इसमें उपकार, कार था तो उपकार हो गया, उपचार हो गया, उपनयन हो गया, ठीक है। इसी तरह से बहुत से ऐसे शब्द हैं बन सकते हैं इससे, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना कि उपसर्ग क्या है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि जो शब्दांश किसी शब्द के, शब्दांश का मतलब शब्द का एक अंश, जो शब्दांश किसी शब्द के ऊपर जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए संस्कृत भाषा के कुछ उपसर्ग हैं। तो संस्कृत भाषा में टोटल 22 उपसर्ग हैं। कुल मिलाकर के कितने उपसर्ग हैं, 22, जिनमें अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत या उद, उप, दु या फिर दुर, दुस, 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 नी, निह, निस, निर, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, अन, सु। इस तरह से कुल मिलाकर के संस्कृत में कितने उपसर्ग हो गए, 22 उपसर्ग हो गए संस्कृत में कुल मिलाकर के 22। इसके बाद देखेंगे हम हिंदी के कुछ उपसर्ग। हिंदी के 10 उपसर्ग हैं। हिंदी के कितने उपसर्ग हैं, 10 उपसर्ग हैं हिंदी के। तो हिंदी में 10 उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं, आ या अन, ऊन, दू, बिन, अध, औ या औ, नी, भर, कु, सु। अब कुछ विद्वान जो हैं कु का जो का है और सु का जो सा है, इसे 2 उपसर्ग और अलग से मान लिया। तो इस तरह से हिंदी में 12 उपसर्ग हुए, लेकिन वास्तव में हिंदी में उपसर्ग कितने हैं, 10 ही काउंट किए गए। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, 10, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम उर्दू के कुछ उपसर्गों की ओर।
उर्दू के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या है 19। कितनी है? 19। जो उर्दू के उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है? 19। नंबर 1 जैसे अल, ऐन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, वा, वद और वर, वा, बिल, बिला, बे, ला, सर, हम, हर। ये उर्दू के 22 उपसर्ग हो गए। ठीक है। अब नोट मैंने लिखा है कि जो उर्दू के सभी उपसर्ग हैं वो अरबी और फारसी भाषा से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अरबी और फारसी भाषा से लिए गए। ठीक है बेटा, चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं प्रत्यय चलता हूँ और इसमें आप एक नज़र डाल सकते हैं। फिर उपसर्ग क्या होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के ऊपर जुड़ करके, देखिए जैसे मैंने उपसर्ग लिया, उपसर्ग लिया तो इसमें उप जोड़ दिया मैंने कार शब्द में। ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग है, यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पर परा उपसर्ग है, यहाँ परा है, यहाँ परा है, यहाँ पराधीन। जैसे पराधीन यानी पर प्लस अधीन, दूसरों के अधीन, तो परा हो गया का अधीन हो गया। ठीक है, और जैसे परा और धन अधीन, दूसरों के अधीन, पराभूत उसी तरह से, पराक्रम उसी तरह, और पराजय। तो ये परा जहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दी है ये आपका क्या हो गया? उपसर्ग शब्द है। समझ में आ गया? ये शब्दांश है और इस शब्द में जुड़ा, जैसे नयन में जुड़ा, अधीन में जुड़ा, ठीक है, भूत में जुड़ा, क्रम में जुड़ा और यहाँ पर जय में जुड़ा। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो शब्दांश ऊपर जोड़े जाएं वो उपसर्ग होते हैं। अब प्रत्यय पढ़ेंगे। एक क्लिप ले लीजिए, आप वीडियो स्क्रीन ले लीजिए। चलिए तो आप देखते हैं प्रत्यय जो टॉपिक है, तो जो शब्दांश किसी शब्द के नीचे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि उपसर्ग में क्या होता था? ऊपर जुड़ करके, और प्रत्यय में क्या होता है? नीचे जुड़ करके। ठीक है, तो परिभाषा आपकी, जो शब्दांश किसी शब्द के नीचे जुड़ करके उसके अर्थ में जो परिवर्तन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। चलिए कोई, जैसे हम कोई प्रत्यय ले लें, जैसे हमने ले लिया आहट। क्या ले लिया? आहट प्रत्यय जोड़ना हमें। ठीक है, तो प्रत्यय का मतलब कहाँ जोड़ना? नीचे। जैसे घबराहट, ठीक है, और मुस्कुराहट, इस तरह से आपके जो ये शब्द बनेंगे ये क्या कहलाएंगे? आपके प्रत्ययांत, यानी प्रत्यय अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे जैसे प्रकार इसके, एक होता है कृत या कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है? देखिए, कृत प्रत्यय का मतलब होता है कि जो क्रिया यानी कि धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़े उसे हम कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश के संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के नीचे जोड़े जाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बस इतना ही जाने रखिएगा। चलिए, कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय धातु यानी कि क्रिया के अंत में जोड़े जाएं। कहां पर जोड़े जाएं? क्रिया या धातु जिसे कहते हैं उसके अंत में जोड़ें तो उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। जैसे पढ़ धातु है जिसे हम क्रिया कहते हैं। आकू क्या है? ये प्रत्यय है। आकू क्या है? ये प्रत्यय। तो क्रिया के अंत में जुड़ा बन गया पढ़ाकू, तो ये कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय के। इसी तरह से लुट यानी कि लूटना, ये क्या है? क्रिया है, और एरा ये आपका प्रत्यय है, तो क्या बन गया? लुटेरा। तो क्रिया के अंत में जोड़ा जाए तो आपका कृत प्रत्यय। अब देखेंगे तद्धित प्रत्यय क्या होता? जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो अथवा विशेषण हो, इनके अंत में लग करके या जोड़ करके शब्द के रूप में जो परिवर्तन कर दे उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जिन्हें हम जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय क्या है? क्रिया यानी कि धातु के अंत में जो जुड़े, जैसे टोपी, बाला। ये बाला जो है ये प्रत्यय है। इसी तरह से यहाँ पर आरा जो है ये क्या है? प्रत्यय। तो बन गया टोपी वाला और हमारा। अब देखिए कुछ प्रमुख प्रत्यय हैं उनको भी देख लीजिए, जैसे आ, अक्कड़, आई, आवट, आहट। जैसे आहट का भी मैंने बनाया है, जैसे आहट से बन जाएगा जैसे सरसराहट। तो देखो आ यहाँ मिल रहा है ना, ऐसे ऐसे आ यहाँ मिल रहा है ना, और यहाँ यहाँ ये मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे बहुत से शब्द हैं। तो इसके बाद
वैया, जैसे गवैया, रवैया, ठीक है। आओ, इन, वा, पा, पन, जैसे बचपन, ठीक है। ऐसे तरह से इत्यादि बहुत से ऐसे शब्द हैं। भाई ये ध्यान रखना है कि जो प्रत्ययों के अंत में जोड़ा जाता है, जो कृत प्रत्यय क्या होता है, जो क्रिया या धातु के अंत में जोड़ा जाए उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय, बस मोटे तौर पर उपसर्ग में क्या था कि जो शब्दांश किसी शब्द के ऊपर जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ऊपर जोड़ा जाए उपसर्ग और नीचे जोड़ा जाए प्रत्यय, ठीक है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के नीचे जुड़ जाए तो प्रत्यय होता है। और प्रत्यय दो तरह का होता है आपका। कौन कौन सा प्रत्यय होता है, एक आपका कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में क्या होता है, क्रिया के अंत में जोड़े जाएंगे, और तद्धित में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़े जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा, और इसी के साथ है अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।